नमस्कार सभी दोस्तों को। थोड़ी सी अस्वस्थता और थोड़ी सी व्यस्तता की वजह से बहुत फ्रिक्वेंटली वीडियो नहीं बना पा रही, परंतु एश्योर करती हूँ कि जल्दी ही निरंतरता से आप सबको वीडियो मिलेंगे और मेरी खुशी भी मुझे मिलेगी। तो अब शुरू करती हूँ कहानी की अगली पाली। घंटी और विजय का विवाह नहीं हो पाया है। इधर श्रीचंद अमृतसर में अपने व्यवसाय और आनंद में डूबे हुए हैं। प्याला, बोतल और यदा कदा आने वाले आमोद प्रमोद के साधन उनके जीवन को चलाने के लिए काफी हैं। चंदा उनके पड़ोस में रहती है, जो स्वयं 30 से 35 साल की रमणी है और एक 14 साल की पुत्री की माँ भी। चंदा और श्रीचंद एक दूसरे को पसंद भी करने लगे हैं और एक दूसरे के जीवन का जोखिम भी उठाने को तैयार होते हैं। इसी क्रम में एक दिन श्रीचंद और चंदा में वार्तालाप चल रहा है। श्रीचंद चंदा से कहते हैं कि तुम 100 समय अपने घर में चली जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरे तुम्हारे संबंधों के बारे में ज़्यादा लोग जाने, ताकि तुम्हारी बिटिया के विवाह में कोई अड़चन आवे। चंदा प्रस्ताव देती है कि मैं तुम्हारे साथ यदि पंजाब विधवा विवाह सभा के अनुसार विवाह कर लूं, तो क्योंकि तुम्हारा ये बंगला भी मुझे पसंद है और तुम भी मुझे पसंद हो। श्रीचंद बोलते हैं कि ये बंगला तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि ये बंगला अब गिरवी है। तो किशोरी बोलती है कि चिंता मत करो, तुम्हारा यह बंगला मैं कम सूद पर ले लूंगी। और दोनों में बातचीत होती है। तभी श्रीचंद उससे पूछते हैं कि तुम तो जानती हो कि मेरे पहले विवाह की क्या स्थिति है, फिर भी तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो। चंदा बोलती है कि श्रीचंद, मैं जानती हूँ कि आपके पहले विवाह और संसार का आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में कोई स्थान नहीं है, और हम दोनों की शादी हो जाए, हम दोनों का विवाह हो जाए, तो फिर सारी संपत्ति, मेरी जितनी भी सारी संपत्ति है वो आपकी हो जाएगी। फिर आपको कर्ज से भी मुक्ति मिल जाएगी। श्रीचंद इस पर उसे एक उपाय बताते हैं और बोलते हैं कि अगर ये उपाय कर लिया जाए तो अपने सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। दोनों यही विचार कर काशी के लिए प्रस्थान करते हैं। इधर किशोरी और निरंजन में प्रतिदिन वाद विवाद चलता है, बहसबाजी होती है। दोनों एक दूसरे को जमकर कोसते हैं और इसी क्रम में एक दिन निरंजन तंग आकर और जाने के लिए अग्रसर होता है और अपने सामान बंधवाने लगता है। किशोरी जल भून कर बोलती है कि जिसके लिए अपने पुत्र को छोड़ दिया, आज वह भी जाने को है। निरंजन भी इस गुस्से में बोलता है कि जब मैं संसार छोड़ चुका हूं तो किसी की बातों को क्यों सुनूं। किशोरी फिर बोलती है कि जरा अपने हृदय पर हाथ रखकर बोलो कि कब तुमने संसार छोड़ा है। तुमसे अच्छे तो भोले भाले गृहस्थ। क्या तुम यह भी कुछ समझते हो कि तुम्हारे और मेरे बारे में क्या बातें चल रही हैं संसार में, उससे अनभिज्ञ हो क्या। निरंजन फिर गुस्सा होकर बोलता है, जानता हूं किशोरी, माया के साधारण झटके में एक साधु कैसे फंस गया, वह लज्जा का विषय है, इसलिए मैं जाना चाहता हूं। किशोरी और भी ज्यादा चिढ़ जाती है और बोलती है, जाते हो तो जाओ, पर जिसके लिए मैंने सब कुछ खो दिया है वह देते जाओ। तुम तो पुरुष हो, थोड़ी सी तपस्या होगी और तुम्हारे साथ सभी पाप धुल जाएंगे, पर मैं स्त्री हूं, मेरा यह सौभाग्य नहीं है, इसलिए मैंने पाप करके जो पाप बटोरा है उसे मेरी गोद में देते जाओ। किशोरी जोर जोर से रोने लगती है। निरंजन को सहज ही अपनी स्थिति का ज्ञान होता है और वो अचानक से बोलता है, ठीक है, मैं विजय को ढूंढने जाता हूं। किशोरी मन ही मन सोचती है कि स्त्री केवल एक पूंछ है मनुष्य की, जिसे केवल सुविधा ये है कि उस पूंछ को जब भी चाहे, जब भी इच्छा हो, आप उसको कहीं भी रख सकते हैं। यह सोचती ही रहती है और निरंजन चला जाता है। इतने में नीचे में गाड़ी की खड़बड़ होती है, तो किशोरी मन ही मन सोचती है और मुस्कुराती है कि शायद महात्मा जी के विचार बदल गए।
लेकिन इतने में धनिया नीचे से आती है और ये खबर देती है कि पंजाब से कोई आए हैं और उनके साथ एक स्त्री है और एक बच्ची भी है। किशोरी हतप्रभ सी सोचने लगती है कि हाय भाई ये कौन कौन आ गए, और ऊपर से झांकती है तो देखती है कि श्रीचंद के साथ एक रमणी है जो सलवार कुर्ता और ओढ़नी ओढ़े हुए है, बड़ी खूबसूरत है, और एक सुंदर सी लड़की जो 14 वर्ष के आसपास की होगी उसका हाथ पकड़े वो आ रही है। झटपट किशोरी नीचे उतरती है और श्रीचंद के सामने आते हुए थोड़ी लज्जा महसूस करती है। श्रीचंद ज़्यादा बात को आगे न बढ़ाते हुए सीधे परिचय देते हैं कि ये हमारे अमृतसर में हमारे पड़ोस में रहने वाले लाला की विधवा हैं और ये इनकी सुपुत्री है, और ये लोग काशी आए हैं तीर्थ यात्रा के लिए। तो किशोरी बोलती है कि अहो भाग्य मेरे, और रमणी का हाथ पकड़कर भीतर ले जाती है। नीचे के बैठक में श्रीचंद की व्यवस्था की जाती है और ऊपर के एक अलग कमरे में चंदा और उनकी बालिका के लिए व्यवस्था की जाती है। किशोरी बड़ी सहृदयता से श्रीचंद और अतिथियों की सेवा में लग जाती है। आगंतुक लोग सभी खाकर पीकर थक हार कर सो गए हैं। सुबह हुई, किशोरी श्रीचंद के पैर पकड़कर खूब रोई और श्रीचंद से अपने अपराध के बदले में क्षमा मांगती है और स्त्री होने का पाप समझाती है। श्रीचंद खुश होते हैं और दोनों एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करने की सोचते हैं। श्रीचंद किशोरी को बताते हैं कि हम तीर्थ यात्रा के अतिरिक्त भी एक काम करने आए हैं। मेरा व्यवसाय नष्ट हो चुका है और अमृतसर की सारी संपत्ति इस चंदा के यहाँ बंधक पड़ा हुआ है। इसके उद्धार का एक ही उपाय है कि अपने विजय की शादी, अपने विजय का विवाह इनकी बेटी लाली से करवा दी जाए। किशोरी कातर भाव से बोलती है कि विजय तो रूठ कर मथुरा चला गया है। अब श्रीचंद आश्चर्य से बोलते हैं कि तो क्या मैं विजय को ढूंढने जाऊं? किशोरी बोलती है कि नहीं, विजय को ढूंढने के लिए आदमी गया हुआ है। निरंजन गुस्सा करके चले गए हैं और भंडारी को हरिद्वार संवाद भेजा है कि कुछ पैसे लेकर तुम आ जाओ वृंदावन। तो भंडारी और निरंजन कई दिनों तक विजय को ढूंढ रहे हैं पर विजय मिल नहीं रहा है। एक दिन वैशाखी पूर्णिमा की रात है और आज निरंजन और भंडारी की इच्छा है कि आज यमुना में ही घूमा जाए पूरी रात। यमुना की वो पूर्णिमा की रात उन्हें अच्छी लग रही है और वो यमुना में घूम रहे हैं। अपने नाविक से बोलते हैं कि मुझे किसी ऐसे जगह ले चलो जहां मुझे जाकर अच्छा लगे। तो तब तक नाविक देखता है कि उसके नाव के बगल से एक नाव क्रॉस करता है और उसमें एक स्त्री बैठी है और एक पुरुष बैठा है। स्त्री जो है वो बड़े क्लांत भाव से कुछ गा रही है और बीच बीच में वो युवक बंसी बजा करके उसका संग दे रहा है। वो नाव आगे निकल जाती है, निरंजन की नाव भी उसके पीछे पीछे हो चलती है। उस समय तक कृष्ण शरण की जो टेकरी थी वो काफी प्रसिद्धि पा चुकी थी। ये लोग देखते हैं कि उस नाव के बगल से जब थोड़े नजदीक आते हैं तो आवाज आती है। युवक पूछता है कि घंटी कौन कहता है कि अविवाहित जीवन अच्छा नहीं? हृदय का सम्मिलन ही तो ब्याह है। मैं स्वतंत्र प्रेम की सत्ता को स्वीकार करता हूँ और उसमें किसी भी मध्यस्थ की आवश्यकता या किसी भी मंत्र की आवश्यकता मैं कबूल नहीं करता या मैं अस्वीकार करता हूँ। तुम भी तो शायद यही मानती हो, क्यों? वो पूछता है घंटी से। घंटी बोलती है, तुम झूठ बोलते हो। समाज तुमको आज्ञा दे चुका था परंतु तुमने यमुना की आज्ञा मानकर समाज की आज्ञा को ठुकरा दिया। मैं वह घटना भूली नहीं हूं। अब तुम यह कहोगे कि मैं फिर भी तुम्हारे साथ क्यों घूमती हूं, तो सुनो, मैं तुम्हारे किसी बात का कोई महत्व नहीं देती। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम घुमाओगे घूमूंगी, तुम पिलाओगे पीऊंगी, तुम दुलारोगे हंसूंगी, ठुकराओगे तो रो दूंगी।
क्या, कैसे, क्यों, ये सभी पुरुष के सोचने की बातें हैं। मैं तो स्त्रोचित अधिकार जो है प्रेम का, बस उसका नैसर्गिक रूप से पालन करती हूँ, संभाव से ग्रहण करती हूँ और करती रहूंगी। नाव तट पर लगती है। निरंजन भी तट पर भंडारी के साथ उतरते हैं। घाट पर एक स्त्री बस नहाने के लिए आई हुई है, अदरवाइज पूरा सन्नाटा है, शांत है। घंटी उतरकर झाड़ी की तरफ गई है। थोड़ी ही देर में चिल्लाती हुई आई और उसके पीछे वही तांगे वाला उसको झपटने को तैयार दौड़ता दिखा। विजय घंटी को बचाने के लिए दौड़ता है और दोनों में गुत्थम गुत्थी होती है। तांगा वाला विजय पर चाकू से वार करता है। विजय किसी तरह बचता है और इस गुस्से में वो एक पत्थर उठाकर तांगे वाले के सिर को कुचल देता है और तांगे वाला वहीं पर मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। यह सब होता देखकर एक आदमी पीछे से घंटी को आवाज देता है कि घंटी, यहाँ खून हो गया है, तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए। घंटी भय के भाव में, भय के आवेश में बाथम के साथ नाव पर बैठती है और चली जाती है। इतने में यमुना भी, जो घाट पे नहा रही होती है, यमुना आती है और निरंजन और भंडारी दूर से देख रहे होते हैं। और यमुना विजय को बोलती है, विजय बाबू, ये तो अनर्थ हो गया, अब आप यहाँ से निकलिए। विजय बोलता है कि मैंने जो अनर्थ किया है उसका परिणाम भुगतने को मैं तैयार हूं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। और वो यमुना के साथ जिच करने लगता है। इतने में निरंजन, जो दूर से देख रहा था, वो पास आता है और विजय को बोलता है कि यमुना ठीक कह रही है, तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए। और जब वो देखता है कि यमुना और निरंजन दोनों ही मुझे यहाँ से भेजने को बोल रहे हैं, तो वो तैयार हो जाता है। निरंजन अपने नाव वाले को ज़्यादा पैसे देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें और जितना भी चाहिए होगा मैं दूंगा, इसको जितनी दूर ले जा सको यहाँ से ले जाओ। और विजय नाव में बैठकर वहां से चला जाता है। इतने में पुलिस आती है। पुलिस आती है और यमुना तांगे वाले के लाश के पास बैठी है, तांगे वाले के शव के पास बैठी है। पुलिस उससे पूछता है कि ये क्या हुआ, तो उसने बताया कि कोई स्त्री थी जिसको कि ये तंग कर रहा था, उसी कारण इसकी मृत्यु हो गई। पुलिस पूछती है कि तो क्या वो स्त्री तुम हो? वो चुप्पी साध लेती है और पुलिस इसका मतलब समझती है कि ये अपराध स्वीकार कर रही है। पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले जाती है। निरंजन और भंडारी दोनों आपस में बातें करते हैं और भंडारी बोलता है कि इस लड़की को मैं पहचान रहा हूं। तो निरंजन बोलते हैं कि तुम कैसे इसको पहचान रहे हो? ये तो यमुना है, जो किशोरी के आश्रम में मैंने इसको रहते हुए देखा है। तो भंडारी बोलता है कि इसको आप कैसे पहचान सकते हो? ये तो मेरे यहाँ उत्पन्न हुई है, मेरे यहाँ पली है, बड़ी है, मैं इसे जानता हूँ। और ये वही लड़की है, ये वही स्त्री है जिसको, जिसकी माँ को, रामा को आपके ही कहने पर मैं काशी से लेकर चला गया था और ये उसकी ही संतान है। तो निरंजन बड़े आश्चर्य में पड़ते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि विजय और यमुना दोनों ही तो सोच में पड़ जाते हैं। और भंडारी उनको बताता है कि कैसे ये भूल कर लखनऊ चली गई थी और वहाँ से एक युवक ने इसको बचाकर मुझसे मिलाने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसको स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अब निरंजन सोचते हैं कि विजय और यमुना दोनों ही तो मेरे ही हैं, तो इनको तो बचाना पड़ेगा। तो तब तक में कृष्ण शरण आते हैं और कृष्ण शरण को वो 1000 का नोट देते हैं और बोलते हैं कि ये रखिए, अच्छे से अच्छे वकील करिए और इसको बचाना पड़ेगा, और भी अगर खर्च होगा तो मैं खर्च करने को तैयार हूँ। कृष्ण शरण हंसने लगते हैं। अगल बगल जो लोग खड़े हैं वो निरंजन की प्रशंसा में बातें करने लगते हैं। कृष्ण शरण बोलते हैं कि अब तो मंगल को बुलावा देना पड़ेगा, क्योंकि अब जो भी कर सकेगा वो मंगल ही करेगा। उनकी बात यहाँ खत्म हो जाती है और निरंजन उसी आश्रम में रहने लगते हैं और किशोरी को एक पत्र लिखते हैं जिसमें वो बताते हैं कि विजय की जो जिंदगी है, उसका जो जीवन है, वो अब बहुत खतरे में है। तो विजय को ढूंढकर और उसे लाकर उसके उसके जीवन को खतरे में नहीं डाला जा सकता, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम भी संतोष करो और मैं भी संतोष करूं। मैं अपना जीवन जीऊं और तुम अपना जीवन जियो। मैं यहीं पर हूं और भारत संघ की स्थापना के लिए प्रयासरत हूं और मैं भगवत भजन में रहना चाहता हूं। तुम भी अपनी जिंदगी जियो।
किशोरी तक जब ये चिट्ठी पहुंचती है तो श्रीचंद बड़े खुश होते हैं, और चंदा जब ये समाचार सुनती है तो चंदा समझ जाती है कि अब विवाह का तो कोई औचित्य ही यहाँ नहीं बचता है, विवाह तो यहाँ होने से रहा। तो वो अपनी पुत्री को लेकर अमृतसर लौट जाती है, और किशोरी और श्रीचंद आपस में ये विचार करते हैं कि हम दोनों ने अपराध किया है, और हम दोनों ही अब इस अवस्था में संतोष करें, अमृतसर की संपत्ति को जाने दें, और जो कुछ भी हमारे पास यहाँ पर है उसमें अच्छी सी गृहस्थी चलाकर हम दोनों अपनी प्रौढ़ावस्था का आनंद लें, और दोनों एक साथ यहाँ रहने लगते हैं। यहाँ हम सब ने देखा कि किस प्रकार से एक गलती, दूसरी गलती, और उन गलतियों के कारण परिस्थितियों का बदलाव कैसे आता है। इसमें मुझे एक बात बहुत छू गई मन को कि किशोरी भी जब परेशान होती है, किस वजह से वो इस दलदल में फंस गई, कैसे परिस्थितियों ने उसका मान मर्दन किया है, और घंटी भी कैसे समाज के तानों, समाज के बंधनों के द्वारा सताई गई है, और किस प्रकार पुरुष केवल आनंद और अपने संतोष के बारे में सोचते हैं, और घंटी कैसे संभाव से सारे दुखों को, सारे सुखों को स्वीकार करती है, और एक हंसमुख घंटी कैसे प्रेम के आडंबर में फंस जाती है, और उसको भी वो कैसे संभाव से ग्रहण करती है। तो जयशंकर प्रसाद जी की जो लेखनी है उसके बारे में मैं कहना चाहती हूँ, बाबा नागार्जुन की दो पंक्तियां कहकर कहना चाहती हूँ कि उन्होंने एक अपनी कविता में लिखा है कि कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अजरोयाए या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। शिवाजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधासम, कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से, तुमने ही तो दृग्ध होए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। तो मेरा ये मानना है, और मुझे ये लगता है कि सच में साहित्यकार, कवि या कथाकार जो होते हैं वो जीते हैं उन दर्दों को, उन पात्रों को, उन घटनाओं को, उन बड़ी घटनाओं को, उन परिस्थितियों को जो उनके द्वारा उकेरी जाती हैं उनकी कृतियों में। तो धन्य है भारत की ये भूमि जहाँ इस तरह के कथाकार हुए हैं। मैं कहानी के अगली पाली को लेकर, अगले भाग को लेकर फिर उपस्थित होंगी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार।